आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम तमाम प्रकार के जो विषय हैं उन विषयों पर आपके साथ संवाद करेंगे। और आज मैं विश्व के इतिहास से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प जो टॉपिक है जिसे हम पुनर्जागरण कहते हैं, आज मैं आपको पुनर्जागरण से थोड़ा सा अवगत करवाऊंगा कि वास्तव में यूरोप में जो होने वाला जो पुनर्जागरण था उस पुनर्जागरण का प्रभाव कैसे पड़ा, वास्तव में उस पुनर्जागरण से यूरोप का समाज किस प्रकार परिवर्तित हुआ। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास जो टॉपिक पुनर्जागरण है इस पुनर्जागरण से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से हम पुनर्जागरण को समझने का प्रयास करेंगे। ये कहानी जो पुनर्जागरण की शुरू हो रही है ये 14वीं सदी से लगभग 17वीं सदी की कहानी है। 14वीं सदी से 17वीं सदी यूरोप के इतिहास में क्या परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन की कहानी हम पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम पुनर्जागरण का जो अर्थ है उसे समझने का प्रयास कर लेते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ पुनः जागना है, यानी जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुनः जागना। इसका मतलब जिस समाज की कहानी हमारी चल रही है इसका मतलब उस समाज में जागरण पहले आ चुका था और जागरण के बाद उस समाज में पुनर्जागरण हो रहा है। पुनर्जागरण से पहले जिस समाज की हमारी कहानी है उस समाज में जागरण आ चुका था। ये दोनों जो कहानियां हैं हमारी, ये दोनों कहानी यूरोपीय समाज से जुड़ी हुई है। यानी अगर हम यूरोप के इतिहास को उठा के देखें तो यूरोप का जिस तरीके से हम भारत के इतिहास के बारे में कहते हैं कि भारत का प्राचीन इतिहास है, उस तरीके से यूरोप का भी प्राचीन इतिहास रहा है। यूरोप के प्राचीन इतिहास की अगर हम समय काल की बात करें, ईसा मसीह के जन्म से पहले से और लगभग 5वीं जो सदी है का जो काल है उस काल को यूरोप का प्राचीन काल कह रहे हैं, यानी इसे हम 500 ईस्वी कह सकते हैं या 5वीं सदी हम इसे कह सकते हैं। यह यूरोप का प्राचीन इतिहास है। इस प्राचीन इतिहास के बाद यूरोप का मध्यकाल की शुरुआत होती है और यूरोप का जो ये मध्यकाल है 5वीं सदी से लगभग 10वीं सदी तक यूरोप में मध्यकाल चलता है। इसके बाद यूरोपीय समाज अपने आधुनिकता की ओर आगे बढ़ता है। जिसे हम यूरोप का आधुनिक इतिहास कहते हैं। यूरोप के प्राचीन इतिहास से यूरोप के मध्यकाल के इतिहास में आते हुए यूरोपीय समाज में एक नई चेतना पैदा हुई। यूरोपीय समाज में जो उद्धारक थे, समाज उद्धारक थे, उन्होंने वो सारी परंपराएं जो समाज के लिए नासूर बन रही थी उन समस्याओं से जनता को उभारने का प्रयास किया ताकि जनता या यूरोपीय समाज ये समझ सके कि वास्तव में मानवता के लिए कौन सी परंपराएं सही हैं और कौन सी परंपराएं खराब हैं। और इसीलिए उन चिंतकों के द्वारा, जो यूरोपीय चिंतक थे, उन चिंतकों के द्वारा यूरोपीय समाज को जागरूक किया गया। और जब यूरोपीय समाज जागरूक हुआ तो यूरोपीय समाज अपने प्राचीन परंपराओं को से उभरकर अपने मध्यकाल में आता है। तो प्राचीन काल से मध्यकाल में जो यूरोपीय समाज प्रवेश कर रहा है, नई परंपराओं के साथ आ रहा है, उसको जागरण कहा गया।
लेकिन जब यूरोपीय समाज अपने मध्यकालीन परंपराओं को त्याग कर आधुनिकता की ओर आगे बढ़ता है, उसे पुनर्जागरण कहा गया। यानी दोबारा जागने की यहां पर बात हो रही है। यूरोपीय समाज पहले जाग चुका है। कहां जागा था? जब यूरोपीय समाज अपने प्राचीन परंपराओं से उभरकर नई परंपराओं को स्वीकार कर रहा है, जो यूरोप का मध्यकाल है। और जब यूरोप का मध्यकाल कालीन जो परंपराएं हैं, वो परंपराएं परिवर्तित होकर आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रही हैं, उसको हम नाम देते हैं पुनर्जागरण। तो इस तरीके से यूरोप में जो पुनर्जागरण हो रहा है, वो पुनर्जागरण राजनीतिक पुनर्जागरण है। यानी लोगों में जो जागरूकता आई है, वो राजनीतिक रूप से आई है, धार्मिक रूप से हमें देखने को मिलता है, सांस्कृतिक रूप से हमें यूरोपीय समाज में परिवर्तन दिखता है, वैज्ञानिक रूप से यूरोपीय समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है, और आगे अगर हम बात करेंगे, यूरोपीय समाज मानवता की ओर आगे बढ़ता है। यानी यूरोपीय समाज में मानवतावाद का जन्म हमें देखने को मिलता है। यानी इस पुनर्जागरण ने न केवल राजनीतिक चेतना पैदा की, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, मानवता से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे हैं, उनमें भी यूरोपीय समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। यूरोपीय समाज में एक नई चेतना पैदा की, ताकि वे अपने आधुनिकता की ओर बढ़ सके। तो अभी जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, पुनर्जागरण, इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। पुनर्जागरण क्या है? 14वीं सदी से 17वीं सदी में जो यूरोप में परिवर्तन आ रहा है, चाहे वो परिवर्तन सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, वैज्ञानिक हो, इस प्रकार का जो परिवर्तन यूरोपीय समाज में चल रहा है, वे परंपराएं जो मध्यकालीन परंपराएं थी, समाज मध्यकालीन परंपराओं को छोड़कर आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, मानवतावाद की ओर बढ़ रहा है। उस बढ़ने की उस विचारधारा को पुनर्जागरण नाम दिया गया है। 14वीं सदी से 17वीं सदी की कहानी है पुनर्जागरण है, पुनर्जागना, और ये कहानी यूरोपीय समाज की है। यानी आज का जो यूरोप है, उस यूरोप की कहानी है। उस यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा है, जबकि उसमें जागरण पहले हो चुका था। और जागरण प्राचीन यूरोप का जो समाज है, वो अपनी परंपराओं को त्याग रहा है। वो सारी परंपराएं जो समाज के लिए समस्याग्रस्त हो रही थी, और आगे चलकर वही मध्यकालीन जो परंपराएं हैं, जो मध्यकाल के शुरुआती कालखंड में अच्छी लग रही थी, वो परंपराएं आधुनिकता की ओर जो जब समाज आगे बढ़ रहा है, तो वो परंपराएं समस्याग्रस्त हो रही हैं, उनको समाज छोड़ रहा है, पुनः जागरूक हो रहा है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। उसके लिए यूरोपीय समाज में परिवर्तन चल रहा है, और उस परिवर्तन को हमने पुनर्जागरण नाम दिया है। तो अभी तक हम ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि पुनर्जागरण होता क्या क्या है, और इस पुनर्जागरण में जो यूरोपीय समाज है, वो यूरोपीय समाज किस तरीके से अपने आप को आगे की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। और इस कड़ी में अब हमें यहाँ यह समझना पड़ेगा कि जो पुनर्जागरण यूरोपीय समाज में हुआ है, उस पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाले जो व्यक्ति हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे अगर हम राजनीतिक जो पुनर्जागरण यूरोपीय समाज में चल रहा है, उस राजनीतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन कौन से थे। धार्मिक जो पुनर्जागरण यूरोपीय समाज में हुआ है, उसके अग्रदूत कौन रहे हैं। सांस्कृतिक रूप से यूरोपीय समाज को आगे बढ़ाने में किन व्यक्तियों का योगदान रहा है। और वैज्ञानिकता की जब हम बात करेंगे, यूरोपीय समाज को एक वैज्ञानिक सोच देने में किन महापुरुषों का योगदान रहा है। मानवतावाद को आगे ले जाने में किन दार्शनिकों या किन चिंतकों का योगदान रहा है। इनमें अगर हम धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से जब चर्चा करेंगे, तो इसमें अलग अलग जो व्यक्तित्व हैं, उन व्यक्तित्वों की हम कहानी इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम
उठा के ले चलते हैं कि जो पुनर्जागरण है उस पुनर्जागरण का स्थान कौन सा है, कि किस स्थान पर पुनर्जागरण हो रहा है। यानी पुनर्जागरण इटली की जो राजधानी रोम है, एक लंबे कालखंड तक यूरोपीय राजनीति का केंद्र रोम बना रहा, चाहे चर्च के अधीन की हम बात करेंगे या फिर जो रोमन साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य की राजधानी भी रोम रही है। इस रोम नामक जो शहर है जो इटली में स्थित है, यहीं पे फ्लोरेंस नाम का एक छोटा सा शहर है या कस्बा है। इस फ्लोरेंस नामक कस्बे के निवासी महान दार्शनिक दांते हुए हैं। दांते जो महोदय थे, अगर हम उनके कालखंड की बात करेंगे तो लगभग 12वीं सदी से 13वीं सदी इनका कालखंड है। वैसे इनका कालखंड के बारे में सवाल नहीं पूछे जाते हैं। 1260 से लगभग शुरू होता है और 1321 के टाइम पीरियड में इनका कालखंड है, यानी इनका जो समय है। हम ये कह सकते हैं कि 13वीं सदी में महान दार्शनिक जो दांते थे, दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, जिस किताब को हम डिवाइन कॉमेडी के नाम से जानते हैं। दांते के द्वारा जो किताब लिखी गई थी वो किताब डिवाइन कॉमेडी थी। बड़ी बात तो यह है कि दांते महोदय ने उस समय यूरोप की जो मुख्य भाषा थी, लैटिन जो भाषा थी, उसका प्रयोग न करके बल्कि उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो भाषा टस्कन भाषा थी, जो आम बोलचाल की भाषा थी। अपने विचारों को एक बड़े स्तर तक, एक समाज तक पहुंचाने के लिए महान व्यक्तित्व के लोग आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। उसमें दांते भी टस्कन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि रोम और रोम के नजदीक बोले जाने वाली आम भाषा थी। इस रचना में दांते के द्वारा स्वर्ग और नर्क की एक काल्पनिक कहानी का जिक्र किया गया। जो स्वर्ग और नर्क की एक काल्पनिक कथा है, उस कथा डिवाइन कॉमेडी नामक जो रचना है उसमें दांते के द्वारा टस्कन भाषा में लिखी गई है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दांते जो फ्लोरेंस नगर के निवासी हैं, 12वीं और 13वीं सदी का इनका कालखंड है। डिवाइन कॉमेडी नामक रचना उन्होंने लिखी है, टस्कन भाषा में लिखी है, ताकि अपनी जो विचार थे उन विचारों को वो जनता तक पहुंचा सके। दांते के बाद आगे जिस व्यक्ति का नाम आता है उसमें हम पेट्रोक को देखते हैं। पेट्रोक का जो संबंध है, यह संबंध भी फ्लोरेंस नामक शहर से था। तो फ्लोरेंस यानी इटली में स्थित है और यहां से पेट्रोक का भी संबंध है। यानी दांते के बाद अपने विचारों को आगे, पुनर्जागरण के विचारों को आगे बढ़ाने में पेट्रोक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और पेट्रोक मानवतावाद के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। यानी सवाल कभी हमसे अगर पूछा जाएगा, इतिहास से जुड़े हुए जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, मानवतावाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पेट्रोक को कहा जाता है। और ये पुनर्जागरण कालखंड से जुड़े हुए एक महान चिंतक रहे हैं। पेट्रोक के बाद जो अगला नाम आता है वो वोकेशियो का आता है। और जितने भी ये दार्शनिक शुरुआती तौर पे आप देख रहे हैं, इन सबका जो संबंध है वो इटली से है, क्योंकि इटली ही वो जमीन है जो पुनर्जागरण की शुरुआत कर रही है। और वोकेशियो के द्वारा जो रचना लिखी गई थी उस रचना का नाम डेकामेरॉन है। हम इन रचनाओं के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा चर्चा करने से ये प्रॉपर ही एक विषयवार हो जाएगा कि हम प्रॉपर
वोकेसियो की रचना डेकामेरॉन पे ही चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे मैं आपके साथ जो संवाद कर रहा हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कर रहा हूँ कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सवाल जिस तरीके से पूछे जाते हैं हम उन्हें किस तरीके से समझने का प्रयास करें और कौन कौन से सवाल हमसे सीधे पूछे जा सकते हैं। वोकेसियो क्योंकि एक गद्यकार है, संबंध इनका भी इटली से है, तो शुरुआती तौर पे दांते के बाद पेट्रॉक और पेट्रॉक के बाद वोकेसियो, ये तीन महान जो दार्शनिक हैं शुरुआती तौर पे जिन्होंने पुनर्जागरण को प्रारंभ करने का प्रयास किया। इनके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे चर्चित व्यक्तियों में मैकियावेली नामक दार्शनिक का नाम आता है। मैकियावेली द प्रिंस नामक रचना के लेखक भी हैं। इसमें इन्होंने राज्य कैसे होना चाहिए, राज्य के जो निर्माता हैं, शासक हैं, उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, उसके बारे में द प्रिंस नामक रचना में हमें जानकारी मिलती है। मैकियावेली को दुनिया का यानी विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक भी कहा जाता है। राजनीतिक चिंतक यानी दुनिया का पहला जो राजनीतिक चिंतक है वो मैकियावेली को कहा जाता है। और इन्हीं का संबंध अगर हम भारत के इतिहास को जोड़कर देखें तो भारत के इतिहास का वो व्यक्ति जो राजनीतिक चिंतक के रूप में न केवल भारत बल्कि पूरे दुनिया में चर्चित रहे हैं, वो ईसा मसीह के जन्म से पहले भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं। और भारतवर्ष का इतिहास जब तक रहेगा तब तक वो व्यक्ति प्रासंगिक रहेगा। और वो महान दार्शनिक चाणक्य थे। तो भारत के मैकियावेली के नाम से जाने वाले चाणक्य, अखंड भारत के निर्माता रहे हैं चाणक्य, उन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। जबकि वास्तव में मैकियावेली का संबंध इटली से था। मैकियावेली इटली के हैं। द प्रिंस नामक रचना उन्होंने लिखी है और विश्व के पहले राजनीतिक चिंतक के रूप में देखे जाते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे कि वे कलाकार जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है, उनमें हम तीन कलाकारों के नाम देखते हैं जो न केवल एक फील्ड से संबंधित है अपितु अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान रहे हैं। उनमें चर्चित नाम लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची चर्चित नाम है। माइकल एंजेलो एक और चर्चित नाम। राफेल, इन तीन व्यक्तियों का योगदान जो कलाकार थे इनका हमें दिखता है। लियोनार्डो दा विंची की जो रचना है मोनालिसा, ये उनकी बहुत चर्चित रचना रही है। और दूसरी जो उनकी रचना है द लास्ट सफर, ये दो रचनाएं लियोनार्डो दा विंची की हैं। हमें दोनों रचनाएं ध्यान रखनी पड़ेगी। मोनालिसा का जो चित्र है वो आज भी दुनिया के सामने एक रहस्य बना हुआ है कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो वास्तव में वो पेंटिंग क्या दिखाने का प्रयास करती है। वहीं अगर हम एंजेलो के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उनकी बात करेंगे, द लास्ट जजमेंट
उनकी बड़ी चर्चित रचना है। और इसके अतिरिक्त उनकी एक और बड़ी चर्चित रचना है द फॉल ऑफ मैन। एग्जाम की दृष्टि से हमें दोनों रचनाएं एंजेलो की, माइकल एंजेलो की, ये ध्यान रखने, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन, ये दो रचनाएं इनकी हैं। जबकि मोनालिसा और द लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंची की है। राफेल के बारे में अगर हम देखें तो राफेल के द्वारा जो चित्र बनाए गए थे उन चित्रों में जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह की जो माता जी हैं उनका नाम था मेडोना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो चार्जर है ये फिनिश हो गया है और इसमें हम आगे मैं इसको चार्ज करके बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ ये समझना है कि जो राफेल है, राफेल के द्वारा जो चीजें बनाई गई थी या जो चित्रित की गई थी, इनमें जीसस क्राइस्ट की जो माता रही है मेडोना, उनका चित्र उनके द्वारा बनाया गया था। तो फाइनली यहाँ पर ये देखेंगे जो कलाकार हैं लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल, इनकी रचनाएं हमें ध्यान रखनी है। द लास्ट सफर और जो मोनालिसा है, ये इस तरीके से हम इन कलाकारों के बारे में बात करेंगे। आगे अगर हम और भी बात करेंगे कौन कौन से लोग इस पुनर्जागरण से जुड़े हुए और हैं, राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से, जिनमें फ्रांसिस बेकन का नाम आता है। फ्रांसिस बेकन का जो संबंध रहा है वो इंग्लैंड से रहा है। उन्होंने भी इंग्लैंड के लोगों को की चेतना को जगाने का प्रयास किया, जिसके कारण हम आगे देखते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से होता है, क्योंकि रोजर बेकन जैसे जो चरित्र थे उन्होंने यूरोपीय समाज, खास तौर पे हम इंग्लैंड की बात करेंगे, उसकी चेतना, उनकी जो चेतना है उसको जगाने का प्रयास किया। साथ ही टॉमस मूर जैसे महान दार्शनिक का नाम आता है, जिनके द्वारा यूटोपिया नामक जो रचना लिखी गई थी, और इनका जो संबंध है टॉमस मूर का वो भी इंग्लैंड से है। तो इस तरीके से आज हम बस यहीं तक मैं अपनी कहानी को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे वो कैसे पुनर्जागरण में धार्मिक जो पुनर्जागरण हुआ, यूरोपीय समाज में कैसे धार्मिक पुनर्जागरण हुआ, उसकी कहानी हमने पढ़नी है, जिसमें मार्टिन लूथर जैसे महान दार्शनिक के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे जो यूरोपीय समाज में जो धर्म था, ईसाई जो धर्म था, उस धर्म में प्रोटेस्टेंट नामक जो मत है उसका प्रारंभ होता है। तो ये कहानी हम अपने जो आने वाला जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहीं पर इस क्लास को विराम दे रहा हूं। आप लोगों ने मुझे देखा, समझने का प्रयास किया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।